हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। एंगुलर मोमेंटम हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर लूँ ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। जब भी कोई चीज़ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है या स्पिन करती है तो हम कहते हैं कि वो रोटेटिंग बॉडी हैज़ गॉट ए एंगुलर मोमेंटम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया मैंने यहाँ देखा है व्हील है, अगर ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि द व्हील हैज़ ए एंगुलर मोमेंटम। और इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी होता है और हमने देखा था इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। कैसे निकालते हैं, आई विल पुट माई फिंगर लाइक दिस और कर्ल माई फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन एंड थंब विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। सो इस केस में जैसे मान ली इसका एंगुलर मोमेंटम विल बी लाइक दिस विच आई हैव शोन परपेंडिकुलर। और इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ लेटर एल से। और इक्वेशन क्या है इसकी कि एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आई ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, यानी जो स्पिनिंग बॉडी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलते हैं ओमेगा, और आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज गिवन बाय द एम आर स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ द स्पिनिंग बॉडी एंड आर इज द पोजिशन वेक्टर। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर मास चेंज हो जाता है तो आई चेंज हो जाएगा, मास इंक्रीज हो जाएगा तो आई इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आई इंक्रीज हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा इवन व्हेन द ओमेगा इज सेम। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे मान लिए कि अगर ये एक व्हील बड़ा है विच इज गॉट ए हायर मास देन दिस व्हील, तो क्योंकि इसका एमओआई बढ़ गया है तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। ओके, तो बोथ आर रोटेटिंग एट द सेम एंगुलर स्पीड, बट क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसका वेक्टर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम विल बी हायर। ओके, सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और एक चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि the relation between the torque and the change in angular momentum is given by the equation torque is equal to change in the angular momentum divided by the time. Now conservation का meaning होता है constant, that means something is constant, it is not changing. So अगर मैं ये equation देखता हूँ तो इस equation में अगर मैं कहता हूँ angular momentum कब change नहीं होगा, when torque is zero. So that means अगर torque zero है तो dl will be zero, that means change in angular momentum will be zero, that means angular momentum will remain constant. So इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी स्पिनिंग बॉडी में अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं हो तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। दैट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। नाउ अगर इसी लॉ को अगर मेरे को लैंग्वेज में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मैंने लिखा, if component of net external torque on a system along a certain axis is zero, the component of angular momentum of the system along that axis cannot change no matter what changes take place in the system. So this was just in the language form. और ये लॉ जो है, ये लॉ खाली पर्सन पे या बॉडी पे एप्लीकेबल नहीं है, बट दिस लॉ इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनिवर्स, इवन फॉर द प्लानट और इवन फॉर द गैलेक्सी से लेकर के वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक एटम तक भी इट इज़ एप्लीकेबल। सो इट इज़ सो यूनिवर्सल लॉ। और इसलिए मैंने ये यहाँ लिखा है कि दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर कॉस्मोलॉजिकल स्केल, दैट मीन्स गैलेक्सी, टू माइक्रोस्कोपिक स्केल, दैट मीन्स अप टू द एटम लेवल पे। दैट मीन्स मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियली is equal to angular momentum final if there is a no external torque। और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ने हम डिफाइन किया था आई ओमेगा से, सो दैट मीन्स इनिशियल I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू फाइनल आई एफ ओमेगा फाइनल। सो दिस इज द मैथमेटिकल टर्म। नाउ आप इसकी जो एप्लीकेशन है जनरली एथलीट्स के उसमें मोशन में देख सकते हैं, आप पूल डाइवर के मोशन में देख सकते हैं, आप डांसर्स लोगों के मोशन में देख सकते हैं। बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस थिंग, आपको एक चीज़ मैंने यहाँ क्या कही थी कि एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर, दैट मीन्स इट हैज़ गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर मैं ये कहता हूँ कि इट रिमेन कांस्टेंट और इट इज़ कंजर्व्ड, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहना चाहिए।
तो वी विल टेक वन बाय वन. तो वी विल टेक फर्स्ट द कंजर्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. देखिए यहाँ वैसे तो मैंने आपको कहा कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अ कॉस्मोलॉजिकल स्केल, लेकिन इसको समझने के लिए अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट पे या एक पर्सन पे अगर मैं डिस्कस करूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा. सो आई विल टेक सम वन एग्जांपल, और कभी कभी आपको उस वन एग्जांपल के बेसिस पे MCQ भी आ सकते हैं. जैसे मैंने एक लिखा है, ये है जैसे व्हाई डज ए पूल डाइवर चेंजेज हिज बॉडी पोजिशन बिफोर डाइविंग इन अ पूल. सो मैं इसी को एग्जाम्पल लेते हुए एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए. इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, देखो यहाँ मैंने एक पिक्चर बनाया है. ये पूल डाइवर है जो पूल में डाइव करने के लिए रेडी है. तो ये देखिए प्लेटफॉर्म से जब ये जंप करता है तो आप देखेंगे कि ये अपने टोटल स्ट्रेच पोजीशन में होता है. देखिए इसके हाथ भी स्ट्रेच है, इसके पाँव भी स्ट्रेच है, बॉडी भी स्ट्रेच है. वो अपने आप को स्ट्रेच पोजीशन में रखता है. और आप देखिए क्यों रखता है, वो स्ट्रेच पोजीशन में क्या है कि अगर मैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखूं तो इट इज़ अराउंड दिस लेग, और ये इसका अगर सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास से लेके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी r इज़ मैक्सिमम इन दिस पोजीशन. और हमने ये देखा कि अगर r मैक्सिमम है तो दैट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ मैक्सिमम इन दिस पोजीशन. ओके, जैसे ये प्लेटफॉर्म छोड़ता है आप देखेंगे कि उसके बाद ये क्या करता है कि अपने पाँव को ये लगा लेता है पेट से. ओके, ये इसको मैंने पोजीशन आपको यहाँ दिखाई है. इसको इस एक्शन को बोलते हैं क्लोज टक. दैट मीन्स वो अपने पाँव को पेट से लगा लेता है. क्यों लगाता है, क्योंकि अगर आप देखिए इस पोजीशन में क्या होगा, इसका जो R चेंज हो गया, दैट मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास की दूरी चेंज हो गई. और अगर जब R चेंज हो गया तो नेचुरली इसका I चेंज हो गया. तो अगर मैं से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये देखता हूँ कि व्हेन ही इज इन दिस पोजीशन, दैट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम है. मान लिए लेट अस से एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आई टेक सम नंबर 50 यूनिट्स. 50 यूनिट्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस पोजीशन. और मान लीजिए ओमेगा 1 इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है लेट अस से 4 यूनिट. सो दैट मीन्स एज पर दिस फॉर्मूला 50 into 4 that means 200 will be the angular momentum in this position. और जब ये अपने क्लोज टक पोजीशन में आ जाता है, दैट मीन्स अपने पाँव को ये पेट से लगा लेता है, तो क्या होता है इसका R चेंज हो जाता है. दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा. जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए इसका 50 से घट करके 25 आ गया. 25 यूनिट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो एज पर दिस लॉ इसका एंगुलर मोमेंटम हैज़ टू बी कांस्टेंट, मतलब उसको मुझे 200 रखना पड़ेगा. तो उसको 200 रखने के लिए ये मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये 200 हो जाए. दैट मीन्स 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 200 यूनिट हो जाएगा. सो 25 into 8 is the 200 unit. That means it will be equal to the angular momentum will be same as that the initial जो इसकी इस पोजीशन में. तो अब मैं देखिए इसमें क्या हुआ, ओमेगा 1 हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 4 to 8. दैट मीन्स क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज. तो ये क्या करेगा कि बिकॉज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ये आप देखेंगे कि हवा के अंदर ये 3-4 गुलाची खाते हुए आता है पानी में गिरने से पहले. उस एक्शन को बोलते हैं समरसॉल्ट. तो ये करतब दिखाने के लिए क्या करेगा, ये अपने पाँव को इकट्ठा कर लेता है ताकि ये अपना MOI रिड्यूस करता है. और बिकॉज ऑफ दिस लॉ ये ही इज एबल टू नाउ टर्न हिमसेल्फ. ओके, और पानी में जस्ट गिरने से पहले ये वापस पाँव को खोल लेता है ताकि जो पानी में स्प्लैश करेगा तो पानी ज़्यादा उछलेगा नहीं. सो दिस एक्सप्लेन कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल एट दिस स्टेज. तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाई डज अ पूल डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन. सो ही चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन टू शो दिस समरसॉल्ट. दैट मीन्स ये कलाबाजी दिखाने के लिए वो करता है. एंड हाउ ही डज इज बाय चेंजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस वाज वन एग्जांपल. लेट अस से एक अनदर एग्जांपल. इसमें तो मान लीजिए इसने R चेंज किया फॉर चेंजिंग द MOI. एक और मेरे को एक और एग्जांपल ध्यान में आ रहा है. जैसे मान लीजिए एक टर्न टेबल है और इस टर्न टेबल पे एक बीकर रखा है जिसके अंदर पानी है और ये टर्न टेबल ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है. अब आप अगर इसमें पानी और ऊपर से डालना शुरू करेंगे, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द मास. तो अगर आप मास इंक्रीज कर रहे हैं तो I विल चेंज. सो जब I चेंज होगा तो आप देखेंगे कि टू कीप दिस एंगुलर मोमेंटम सेम इसकी ओमेगा हैज़ टू बी चेंज. सो आप देखेंगे कि इसकी ओमेगा स्पीड विल कम डाउन. ओके, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल. नाउ इन दो एग्जाम्पल्स हमने क्या सीखा कि I और ओमेगा का इनवर्स रिलेशन है.
अब देखिए यहाँ जैसे आई बढ़ता है तो सेम प्रोपोर्शनेट में ओमेगा हैज़ टू बी रिड्यूस टू कीप द प्रोडक्ट सेम। सो यहाँ देखिए अगर दैट मीन्स अगर आई डबल हो जाएगा तो ओमेगा हैज़ टू बिकम हाफ टू कीप द ओमेगा इज सेम एज पर दिस लॉ। ओके, अगर ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये 1/3 होना पड़ेगा। सो दिस इज द वन रिलेशन and this proves that the magnitude of the angular momentum remains same if there is no external torque। और आपके देखिए इसकी कई एप्लीकेशन यूज़ होती है जो मैंने यहाँ लिखी है कि डांसर यूज़ करते हैं। आप अगर स्टोन को अगर आप देखेंगे, अगर स्टोन को जैसे आप थ्रेड से बांध के अगर जब आप घुमाते हैं तो जैसे जैसे उसका आर कम होता रहता है आप देखेंगे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। यू कैन ट्राई इट एंड सी इट। सो दैट इज़ बिकॉज इट हैज़ टू फॉलो दिस लॉ। So this was about the conservation of magnitude of the angular momentum जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है। Now next is जैसा मैंने कहा था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अभी हमें इसमें डायरेक्शन also should remain same। Okay, so that means I have written here direction of axis of rotation remains same unless acted upon by unbalanced torque। ये डेफिनेशन खाली ये डेफिनेशन अकेली नहीं, ये दोनों को मिला करके डेफिनेशन उसकी यही होगी एंगुलर मोमेंटम की। ना अब डायरेक्शन ऑफ एक्सिस को सेम रहती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल तो मान लिया आप अर्थ का रोटेशन का। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल से। सो दिस इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। और अर्थ सन के अराउंड भी रोटेट करती है, लेकिन आप देखेंगे कि ये एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन, इसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है चाहे वो किसी भी पोजिशन में हो। सो दैट इज द वन एग्जाम्पल, दैट इज बिकॉज ऑफ द conservation of angular momentum। और दो the earth is acted upon by say gravity of moon and gravity of various planet and other galaxies, लेकिन वो appreciable नहीं है, it doesn't affect my angular momentum, तो इसलिए मैं इसको isolated system में काउंट कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज द वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा बचपन में, अगर आपने लट्टू से खेला होगा जिसमें हम वो थ्रेड बांध करके अपन वो घुमाते हैं उसको, लट्टू को इंग्लिश में से टॉप बोलते हैं। तो ये लट्टू जो है नॉर्मली जब इसको मैं नहीं घुमा रहा हूँ, जब इट डजंट हैव एंगुलर स्पिनिंग मोमेंट, तब ये ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दिस और वो नीचे ज़मीन पे पड़ा रहता है, ग्रेविटी इज ओवर राइडिंग। लेकिन जब इसको मैं स्पिनिंग कर देता हूँ, इसको मैं एंगुलर मोमेंटम दे देता हूँ, तो आप देखते हैं कि इसकी एज पर द लॉ ऑफ दिस राइट हैंड रूल इसकी एक्सिस क्या होगी, ये होगी। तो वो एकदम इसी एक्सिस पे चलता है, वो वर्टिकली चलता है। हालांकि अर्थ की ग्रेविटी से थोड़ा सा इफेक्ट होता है लेकिन वापस अपने पोजीशन में आता है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द सेइंग दैट द एंगुलर मोमेंटम आल्सो कीप्स द डायरेक्शन सेम बिकॉज ऑफ दिस लॉ। और एक और एग्जांपल था, ये जैसे स्पिनर है, स्पिनर अगर आपने देखा होगा बच्चे लोग जो घुमाते हैं जो स्पिनर लाइक दिस, सो स्पिनर इट रोटेट्स वेरी फास्ट स्पीड। और अगर स्पिनर को जब वो रोटेट करता है तो बाय दिस राइट हैंड रूल आप देखेंगे कि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन है, विल बी लाइक वर्टिकल लाइक दिस। ओके, और अगर आप इसको हल्का सा टिल्ट करने की कोशिश करें तो आपको हाथ पे एक फोर्स लगेगा, इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द सेम पोजिशन। ओके, तो आप कभी ट्राई करके देखिए। ओके, सो दिस स्पीक्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम आल्सो इज कंजर्व्ड एंड इट रिमेन सेम विच वाज बिफोर द any changes. So these were the example of the where we can say that the direction of this also remains same unless acted upon by the unbalanced forces. Now अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें मैंने क्या लिखा है, on a system along a certain axis component of angular moment of the system along that axis cannot change। हमने अभी यहाँ क्या अज्यूम किया कि वो सभी टॉर्क वगैरह एक एक्सिस के ऊपर ही बात कर रहे थे, लेकिन अगर मान लिए 3 डायमेंशन में टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट तो क्या होगा, दैट मीन्स अगर दूसरी एक्सिस पे अगर टॉर्क लग रहा है और एक एक्सिस पे नहीं लग रहा है, देन व्हाट विल हैपन। सो उसको मैं अगेन आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन हियर। तो अगर मान लिए किसी वेक्टर को अगर मुझे 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है और अगर मान लिए टाउ एक्स, टाउ वाई, टाउ जेड आर द कंपोनेंट अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ द टॉर्क, तो आई कैन एक्सप्रेस द टोटल टॉर्क लाइक दिस। सिमिलरली अगर एंगुलर मोमेंटम का एल एक्स, एल वाई, एल जेड आर द कंपोनेंट अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो आई कैन represent angular momentum vector like this. Okay, and now I apply this equation here. That means if I differentiate this तो मुझे क्या मिलेगा,
it will be the net torque will be equal to dlx by dt I unit vector, dly by dt j unit vector, d lz by dt k unit vector. Okay, now I can compare the I to I, y, j to j and k to k. So अगर मैं ये compare कर रहा हूँ, this is the component on the x axis of the torque which will be equal to dlx by dt. तो अब ये क्या, अगर मान ली if tx is 0, that means if the component of the torque on the x axis is 0, then what will happen, dlx also is 0. dlx is 0 मतलब क्या होगा, that means lx is not changing on the x axis. Okay, lx component is not changing, so lx is constant. That means torque on the y axis and z axis may or may not be 0. Okay, it has no effect on the x axis. Okay, so this is the important of the law of conservation. Okay, similarly it applies on the y axis also. अगर मान लिए y axis पे torque 0 नहीं है, तो आप देखेंगे कि ly, that means the angular momentum of the y axis also is constant. भले आपका x और z axis में torque may be or may not be 0, and same apply for the z axis. So this was all about a brief introduction to the law of conservation of angular momentum. और एक ये जो इक्वेशन है आप देखिए, इसकी बहुत एप्लीकेशंस है, और पर्टिकुलरली आपके जो कंपटीशन वालों के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. ये एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला के टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकती है और कुछ एमसीक्यू में भी काम आ सकती है. तो मैंने यहाँ कुछ एप्लीकेशंस लिखी है. फर्स्ट एप्लीकेशन इज फाइंडिंग टॉर्क. दैट मीन्स वी नो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी. इसका मतलब अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मुझे पता है और टाइम फॉर विच द चेंज इज पता है, तो आई कैन फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन फाइंड आउट द torque. That is the first application. Second है calculating change in momentum, because this formula says that dl is equal to torque into time. Okay, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या होगा, this side will give me the final angular momentum minus initial angular momentum. That is the change in angular momentum, which will be equal to, इसको इंटीग्रेशन करूँगा तो will give a torque dt. और अगर torque constant है तो आप देखिए कि the final will be torque multiplied by the time t2 minus t1. So just by integration I can find out the change in the momentum, angular momentum. Third application is here finding net torque if LT curve is given. Because मुझे पता है अगर LT curve अगर है तो slope of tangent at any point of LT curve is equal to the net torque acting on the particle at that instant. Because tau is equal to dl by dt which is nothing but tan theta. अगर मुझे LT कर्व दिया तो उसका स्लोप निकालने से मेरे को नेट टॉर्क मिल जाएगा. फोर्थ वन इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इफ tau versus time curve, the torque versus time curve is given, then I can find out the change in the angular momentum. Because change in the angular momentum in time interval from t1 to t2 is equal to the area bounded by the tau t curve. क्योंकि देखिए dl is equal to tau dt, और इसको मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो दिस साइड इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस साइड इज नथिंग बट देयर इज अ एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व. सो ये देखिए मैंने यहाँ देखा है between t1 to t2 with the sign. Okay, so this will be the upper will be the plus, this is the minus sign. So अगर मुझे torque versus time curve दिया है तो I can find out the change in the angular momentum. And the last one you can find out the angular impulse. Angular impulse क्या होता है कि अगर मेरे को impulsive torque दिया हुआ, impulsive torque means the torque which act for a very small duration, जो कुछ अप्रिशिएबल उसको एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकी है. ओके, सो दैट इज इम्पल्सिव टॉर्क दिया हुआ है एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट इज गिवन, देन चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम विल बी गिवन बाय द एंगुलर इम्पल्स. तो एंगुलर इम्पल्स विल बी टाउ डी टी. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई थॉट कैन बी यूजफुल फॉर यू. और अब हम कुछ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे सो दैट मोर क्लैरिटी इज देयर. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रैट इज इनिशियली एट रेस्ट on a horizontal turntable mounted on a frictionless vertical axle. As the rat starts walking clockwise around a perimeter, which should be true for the turntable? Now देखिए सबसे पहले तो ये frictionless axle है, that means there is no external torque,
That means I can use this conservation of angular momentum law. Now, what are the choices? It also turns clockwise. वो तो possible नहीं है, because by this law it has to be anti-clockwise. अगर rat is moving clockwise. Second is turn counterclockwise with same angular velocity as rat. काउंटर क्लॉकवाइज तो ठीक लगता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम एज दैट आई डोंट नो, आई हैव टू चेक इट. रिमेन स्टेशनरी वो भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. टर्न काउंटर क्लॉकवाइज बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. नाउ जस्ट टू चेक अमंग दिस बी एंड डी, अगर मैं कंसेप्चुअली यूज़ करूँ तो देखो ये मैंने लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रेट क्या होगा, आई आर ऑफ रेट इंटू ओमेगा आर ऑफ रेट, और एंगुलर मोमेंट ऑफ टेबल क्या होगा, आई टी ऑफ टेबल ओमेगा टी ऑफ टेबल. आई टी आर मतलब इसका एम ओ आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जब वो रेट मूव करता है, तो विल बी सम ऑफ दिस टू, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज बिफोर स्टार्ट मूविंग इट वाज जीरो. सो एज पर दिस एंगुलर मोमेंटम लॉ दिस शुड बी जीरो. तो उससे जब मैं देखता हूँ तो ओमेगा टी आता है माइनस समथिंग एंड ओमेगा आर, दैट मीन्स माइनस साइन शो करता है कि इट इज़ अ opposite sign of the movement of the red. That means it is a counterclockwise, and the value also is different, so it cannot be same value. Okay, so that means choice is D is the correct answer. Now ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आपके आ जाता है कि जैसे मान लिए दे गिव a man is walking with some tangential velocity on a turntable and then find the angular velocity of the table. तो सेम कंसेप्ट आपको उसमें यूज़ होना है. आई गिवन जस्ट सैम्पल हियर. सो उसमें फाइनल टोटल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू जीरो. सो दैट इज एम वी आर इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पर्सन, एम आर स्क्वायर बाई टू ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका टेबल का, मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, दिस विल गिव एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टेबल. सो द सम शुड बी इक्वल टू जीरो एंड यू कैन फाइंड आउट द ओमेगा आउट ऑफ दिस. और इसी तरह से कभी कभी क्या करते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी को विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ना दे करके विथ रेस्पेक्ट टू टेबल दे देते हैं. तो हमें पता है अगर मान लीजिए मैन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टेबल दी है, तो हमें पता है कि ये वी एम टी इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द टेबल. सो फ्रॉम देयर आई कैन गेट द वी एम, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और टेबल की वेलोसिटी विल बी आर ओमेगा. सो आई कैन यूज दिस कंसेप्ट हियर. सो दिस वाज जस्ट टू आई गिव यू कंसेप्ट. वो सिमिलर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. क्वेश्चन 2 कहता है 0.004 kg बुलेट ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विथ अ स्पीड ऑफ 1.0 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए 20 kg डोर एम्बेडिंग 10 सेंटीमीटर एज शोन. दैट मीन्स ये एक डोर है हिंज के ऊपर, और ये जो बुलेट है इज मूविंग विथ सम स्पीड, और वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊपर इसको स्ट्राइक करती है. The 1 meter wide door is free to swing on its hinge. Question क्या है? Before it hits the door, does the bullet have a angular momentum? Okay, अगर मानिए ये इसकी है axis of rotation डोर की, तो definitely bullet can be considered as a point mass with some tangential velocity given by this. Okay, so the door bullet will have some initial moment of inertia. And definitely it will have a angular momentum. So वो ये निकाला मैंने initially this is the angular momentum of the bullet I1 omega 1, और ये I1 मुझे पता है mv r स्क्वायर, और ओमेगा क्योंकि इसने यहाँ लीनियर दे रखा है तो मैंने इसको v इज इक्वल टू ओमेगा आर के फॉर्मूले से यू कैन फाइंड आउट द ओमेगा 1. सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बुलेट बिफोर इट हिट्स, और फाइनल विल बी गिवन बाय आई एफ इंटू ओमेगा एफ. सो फाइनल में क्या होगा, द एम ओ आई विल बी ऑफ डोर प्लस बुलेट. नाउ डोर का जो एम ओ आई निकालना है, तो आपको याद होगा मैंने जब एम ओ आई का लेसन किया था तब मैंने आपको कहा था कि अगर मास एलिमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आप सेम फार्मूला एम आई का यूज़ कर सकते हैं. सो अपने इस केस में क्या होगा, डोर का वो हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, इट इज़ लाइक ए लॉन्ग थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दिखा है, इट इज़ लाइक ए लॉन्ग थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस which is passing through this. So that means अगर long thin rod is moving around this,
तो अगर मैं इसी को अगर मैं मास एलिमेंट वो इफ आई एक्सटेंड पैरेलल टू दिस एक्सिस तो वो डोर बन जाएगा। और मुझे लॉन्ग थिन रॉड का मुझे पता है एम वाई क्या होता है 1/3 ml²। ओके, हियर नाउ m विल बी ऑफ द मास विल बी ऑफ द डोर। सो ये डोर और बुलेट का मास ये इसका आपका एम वाई हो जाएगा एंड विल बी द omega f will be the final angular velocity. So from this by equating this angular momentum initially and after you can get this omega f. Third question कहता है a student sit on a rotating stool holding two 4 kg object. He extend his arm horizontally so that object are 1 meter from the axis of rotation and he rotate with an angular speed of 0.7 radian per second. The MOI, that is moment of inertia of a student plus stool, is 3.0 kg meter square and is constant. The student then pulls in the object horizontally to 0.3 meter from the rotation axis. Find the new omega of the student. So basically स्टूडेंट है जिसने इनिशियली हाथ को ऐसे फैला रखा है और मास है उसके हाथ में और फिर उसको स्क्वीज कर लेता है। सो दैट मीन्स ये चेंजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क सो नेचुरली द angular momentum before and angular momentum after should be equal. That's the concept. Only thing is the आपको MOI total निकालना है. So MOI total will be the MOI of the mass and MOI of the stool plus student. So mass क्योंकि इसके हाथ में जो दो मास है so mr1 square into 2 और ये तीन इस स्टूडेंट का और स्टूल का आपको फिक्स दे रखा है। मास इसके हाथ में कितने 4 kg का है तो m will be the 4. R initial distance is 1 meter, that is R1 is 1 meter and afterwards क्या होता है R1 become 0.3 because वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0.3 मीटर दूर कर लेता है हाथ को। सो फाइनली यू कैन फाइंड आउट इक्वेट दिस एंड गेट द आंसर। सो इसके अंदर ओमेगा फाइनल इसने दे रखा है बिकॉज ही रोटेट्स विद एंगुलर स्पीड ऑफ 0.7 रेडियन पर सेकेंड। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन कहता है अ बॉल हैज ए मास ऑफ 0.15 kg and its original distance from the center of rotation is 50 centimeter and it moves as shown. तो ये बॉल है एक टेबल के ऊपर और ये मूव कर रही है सर्कल में और ये एक थ्रेड से इसको नीचे से यू कैन चेंज द रेडियस। इट मूव्स विद स्पीड ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लीनियर स्पीड दे रखी है। द स्ट्रिंग इज पुल्ड डाउनवर्ड 15 सेंटीमीटर थ्रू द होल इन द फ्रिक्शनलेस टेबल। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉल। तो इज द फ्रिक्शनलेस टेबल नंबर 1 एंड नंबर 2 ये देखिए आपको इस पर बॉल पे क्या क्या फोर्स इसका बिकॉज ऑफ द टेंशन लग रही है बिकॉज ऑफ द थ्रेड। लेकिन ध्यान रखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी ये है, थ्रेड का टेंशन इधर है। सो थ्रेड हैज टेंशन इन द थ्रेड हैज नो रोल ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट इज द बेसिकली कंसेप्ट। यहाँ मैंने लिखा है सिंस टेंशन इन द स्ट्रिंग डज नॉट एक्सर्ट एनी टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल इज कंजर्व्ड। बस रेस्ट इज इजी। तो आपने इसका ओमेगा 1 इनिशियली निकाल लिया बिकॉज इट इज़ लीनियर में दे रखा है। सो वी नो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर और ये फाइनल का एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। विद दिस इक्वेशन यू कैन गेट द आंसर। सो दीज आर जस्ट सैम्पल क्वेश्चंस। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं और आई क्लोज इट टुडे हियर ओनली। माई टू एडवाइस एज यूजुअल कि आपको इसमें जो कुछ नई चीज़ लगी है आप उसको नोट करिए और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।